परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है। वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पूरी लगन के साथ यहां पढ़ेंगे और यहां के नियमों का सख्त अनुशासन से पालन करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट यहां की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा। और इतना याद रखिए कि एक बार आप यहां से निकाले गए तो हमारे साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो अगर आज यहां आप में से कोई ये बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है तो वो गुरुकुल के इस गेट के बाहर जा सकता है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप यहां रहेंगे तो फिर वो गेट और उसके बाहर की दुनिया आपके लिए बंद है। अब मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करके, अपना सर झुका करके मेरे कहे हुए हर शब्द पे ध्यान दें और अपना अपना फैसला खुद करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. On the show this week, a woman who is an example of courage, determination and grit. She lost her one leg in 2011, but despite having an artificial leg, she became the world's first female amputee to climb the Mount Everest, and by 2019, she has got a world record of scaling the peaks of all the 7 continents. I welcome Arunima Sinha on To The Point. First of all, a very big congratulations to you for scaling the peaks of all the 7 continents. लेकिन मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि इतनी शक्ति और इतना डिटर्मिनेशन, और वो भी एक इतने बड़े हादसे के बाद जब आपका पैर कटा, तो कैसे ये यात्रा शुरू हुई और कितना डिफ़िकल्ट वो सफ़र था आपके लिए? मैं सिर्फ इतनी, अगर डिफ़िकल्ट की बात करती हैं आप, तो एक नॉर्मल आदमी को सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर पहाड़ चढ़ने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका आर्टिफिशियल पैर हो, दूसरे पैर में भी रॉड है, तो कितनी प्रॉब्लम्स रही होगी। और ये 2011 में, उसके बाद 2013 में एवरेस्ट, 2 साल के अंदर, तो बहुत हद तक परेशानियाँ थीं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब पूरी परेशानियाँ मन में थी, जब मन से परेशानियाँ निकल गईं, तो अपने आप में अच्छा चलना सीख गई और करना सीख गई। लेकिन हुआ क्या था 2011 में जब
क्या हादसा था जिससे कि आपके पैर को डॉक्टर्स ने काटा और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वहाँ से बदल गई? क्या हुआ था? ये 2011 लखनऊ से मैं दिल्ली आ रही थी, कुछ जॉब इंटरव्यू था मेरा, और कंपार्टमेंट बरेली के आसपास की बात है ये। कंपार्टमेंट के अंदर कुछ बदमाशों ने लूटपाट शुरू किया। मेरे गले में सोने की चैन थी, वो 4-5 थे, मुझे छीनने की कोशिश की चैन मेरा। तो मैंने विरोध किया, मना किया उनको, तो वो 4-5 थे, मुझे उठा करके बाहर फेंक दिया था। और उसी समय दूसरी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। मैं उस इंजन निकल गया था, लेकिन उसके डिब्बे में मैं टकराई, फिर अपने में फिर मैं नीचे गिरी। मैं इतना तेज़ी से सब कुछ हुआ है वहाँ पे कि पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या। बाद में जब मैं नीचे थी और मुझे असहनीय दर्द था, तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि पैर मेरा कट चुका है। ये भी नहीं मुझे अंदाज़ा था कि कट चुका है। ट्रेन निकल गई और बस दर्द था, लेकिन मुझे ब्रेन कॉन्शियस काम कर रहा था। लेकिन मैं सोची खड़ी हो जाऊँ, मुझे लगा कि मैं शायद खड़ी हो पाऊँ, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो जब लगा कि क्यों नहीं, तो थाई को उठा करके मैंने उसी समय ट्रैक पे ही ऐसे देखा था, तो मेरा जीन्स था और जीन्स में ऐसे पैर कट के हैंग हो रहा था और ब्लड निकल रहा था उसमें फोर्सफुली, ऐसे ब्लड जैसे हम पानी खोल देते हैं तो ऐसे निकल रहा था। और बहुत सारी ये एल्बोज़ ये सब पूरी चोटी थी। इवन मेरे कमर में भी बहुत बाद में 3 फ्रैक्चर पूरा कमर स्पाइन में था। मैं लगातार उसी ट्रैक पे थी। सुबह इतना नहीं कि लोग टॉयलेट करते थे, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं मूव नहीं कर पा रही थी बाद में, और ना ही दिखाई दे रहा था मुझे। लेकिन जब ऐसे पेट के बल में थी और लोग अपना जब टॉयलेट करते थे, और तो मेरे साइड में पड़ता था, मैं साफ भी नहीं कर पाती थी, ऐसे ट्रैक पे थी, पड़ी रही। तो फिर जब आप हॉस्पिटल में पहुंची तो आपको डॉक्टर्स ने क्या बोला? डॉक्टर्स ने मुझे देख के ऐसा कुछ नहीं, आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे नीचे ऐसे रख दिया गया था क्योंकि मेरी तरफ से कोई था ही नहीं, और नॉर्मली गांव वाले ले जाके सब एकदम कि ये क्या हो गया ऐसे करके था माहौल वहाँ पे। मुझे आपस में वो सब बातें कर रहे हैं, एनेस्थीसिया नहीं, ब्लड नहीं है, शुरू कैसे करें इसका इलाज। बट आपने ये नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी नौबत आएगी कि आपके पैर को काटने की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, ये आपने नहीं सोचा था? नहीं, मैंने ये चीज़ एक्चुअली वो दर्द ही इतना असहनीय था कि मैंने खुद ही बोला कि आप काट दीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कि कट जाने की वजह से शायद जो दर्द था वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा काट दीजिए। इतनी 7 घंटे मैं रेलवे ट्रैक पे थी और उस दर्द को मैं लगातार बर्दाश्त कर रही थी। चूहे होते हैं ट्रैक पे, वो भी मेरे ऊपर घूम रहे थे। बाद में तो मैं मूव भी नहीं कर पा रही थी। जब डॉक्टर ने फिर अपना एक BC यादव वहाँ के फार्मासिस्ट थे, वो भी थे, उन्होंने सिर पे ऐसे हाथ रखा, मुझे याद है, और फिर उन्होंने अपना खुद का यूनिट दे करके, और फिर उन्होंने बिना एनेस्थीसिया अपना जो भी लोकल उनके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट था करना शुरू किया। लेकिन अरुणिमा, जो आप मुझे शब्दों में बता रही हैं उससे एक्चुअली सुन के दिल कांप जाता है कि अगर एक यंग लड़की के साथ अगर ऐसा होता है, पैर कट जाता है, आपके बहुत बड़े अरमान थे, आप एक वॉलीबॉल प्लेयर भी थी, लेकिन जो ये पूरा हादसा था आपके जीवन में, बहुत लोग होते वो हताश हो जाते, सोचते कि जीवन कैसे चलेगा, लेकिन आपने अपनी वीकनेस को एक स्ट्रेंथ बनाया। तो कैसे ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया आपके जीवन में और आपने सोचा कि नहीं, अगर पैर नहीं भी है तो भी मैं अपने सपनों को नहीं मारूंगी? ये आपके फीलिंग ये कैसे आई? अगर आप कहें सपनों को न मारना, तो मैं वाकई में बेड पे जब थी तो ऐसे ही लग रहा था कि सब ख़त्म हो गया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रोया नहीं, परेशान नहीं हुई, तो ऐसा नहीं था। मैं बहुत रोई हूँ और बहुत परेशान हुई हूँ। बेड पे ये स्थिति थी कि मैं शायद किसी से मिलना भी पसंद नहीं करती थी कि क्या बोलूँ मैं अभी और क्या बात करूँ। मैं कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो चुका था। ये होता ही है मेरे साथ कि जब भी कोई इस तरीके की घटना या फिर कुछ ऐसा करते हैं और नहीं हुआ या इस तरीके की घटना होगी तो परेशान हो जाऊँगी मैं। लेकिन ये अच्छा है मेरे साथ कि कुछ देर बाद या फिर कुछ दिनों बाद फिर से मैं अपना रिचार्ज होना शुरू, तो सेम एम्स में था, परेशान थी मैं, घर परिवार मेरा छुप छुप के मुझसे रोता था। तब मैंने तय किया कि ठीक है, और पैर कट गया है तो अब इसकी वजह से थोड़ी बैठना है, उसी तरीके से चलना है। मैंने डॉक्टरों से बात की, क्या मैं चल सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ चल सकती हो, रॉड है ये, मूव नहीं होता है, लेकिन अगर तुम इसको एक्सरसाइज करोगी, मूव करोगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रॉड पड़ा वो मूव नहीं कर पाते हैं। मैं बेड पे पेट के बल लेट जाती, इस पैर को अपनी बड़ी बहन से कहती कि इसको मेरे हाथ में पकड़ा दो,
यहाँ स्टिचेस लगी हैं सब। तो आप लेट के ये एक्सरसाइज करती थी? लेट के और ऐसे पकड़ के पीछे से पैर, यहाँ सबसे ब्लड आ जाता था। ओह माय गॉड। डॉक्टर ऐसे ऐसे जोर से ब्लड फेंकता था, तो डॉक्टर्स कहते अरे भाई इतना एक्सरसाइज के लिए नहीं बोला। और उंगलियां खुद पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़ के करते थे कि मैं, क्योंकि उन्होंने बोला अगर नहीं करोगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा, एक्सरसाइज करना। तो मैंने उस हिसाब से करना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे खड़ा होना था। उस कहते हैं जब आप अच्छे होते हैं या फिर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है आपके साथ। तो उसी समय एक आर्टिकल आया एवरेस्ट के बारे में, तब मैंने आर्टिकल पढ़ा, फिर मैं रुकी नहीं। पागल सन की लोग कहते थे, हकीकत है मैं पागल ही हूँ। लोग कहते थे कि पागल है अरुणिमा, मानसिक रूप से सदमे में है। सदमे में तो थी मैं, लेकिन शायद मेरे उस सदमे को कोई और समझ नहीं पा रहा था। इस दौरान जब आप हॉस्पिटल में थी, आपकी एक्सरसाइजेस चल रही थी, आपके परिवार वाले छुप छुप के आपसे रोते थे और वो अपना दुख आपसे भी नहीं बांटते थे, इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किन लोगों से मिली? मेरी माँ। मेरी माँ अभी तो वो नहीं है मेरे बीच में, लेकिन हमेशा वो मेरे सामने कभी नहीं रोई। वो कहती कुछ नहीं हुआ है, तू अभी देखना कैसे खड़ी होकर चलेगी। तो बल्कि मैं कहती, मैं लड़ लेती थी, कहाँ जल पैर ही नहीं तो चलूँगी कैसे। उन्होंने कहा देखना तू कैसे चलेगी, पैर तो लग जाने दे, बस तू अपनी हिम्मत को बनाए रख और देखना तू कितना अच्छा, बहुत अच्छा करेगी। लेकिन क्या करेगी उनको भी शायद कुछ पता नहीं था हर पल, क्योंकि वो अपने जीवन में इतनी जुझारू थी। हम लोगों को कैसे पढ़ाया लिखाया, हम भाई बहनों को कैसे पाला, और वो शायद वो हिम्मत दी। इवन जब बात आई स्पॉन्सर की तो नहीं, उन्होंने कहा हम अपना घर बेच देंगे लेकिन तुझे एवरेस्ट क्लाइंब करवाएंगे। तो मेरी माँ बहुत ही जुझारू थी। तो आपकी माँ की डेथ कब हुई? 2014 नवंबर में। तो उन्होंने आपकी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई थी वो देख ली थी? वो देख ली थी। वही तो, जब एक जिस महिला ने इतना स्ट्रगल किया हो पूरे जीवन, जब अच्छे की बारी आई तब चले गए। तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि क्यों, लेकिन हम शायद सृष्टि और उस विधाता के लिखे लेख को शायद कभी कभी नहीं बदल पाते हैं इस मामले में। अरुणिमा, जब ऐसी कोई उड़ान भरता है अपने जीवन में तो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत आसान नहीं होता। आपको समाज भी बड़े हीन भावना से देखता है, जैसा आपने खुद बताया कि आपको लोग ये समझते थे कि भाई ये पागल है, पाँव नहीं है लेकिन फिर भी छलांग इतनी लंबी लगाना चाहती है। तो उस पीरियड, उस दौरान आपको कैसी फीलिंग आती थी जब आपको लोग ये बोलते थे कि नहीं अरुणिमा तुम माउंटेन मत चढ़ो, कुछ और कर लो? आई एम श्योर आपको लोगों ने बोला होगा ये बात। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, जब मैंने ट्रेनिंग थोड़ी शुरू कर दी थी और जब हॉस्पिटल से मैं रेलवे स्टेशन गई थी तब भी लोग अजूबे की नज़र देख रहे थे। और खैर ट्रेनिंग शुरू की उसके बाद तो एक मेरे ही कस्बा कह सकते हैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ मेरे ही बगल में एक फ्रेंड थी, उसने कहा अरुणिमा मुझे भी करना है, माउंटेनियरिंग बहुत पसंद है। तो उसके पिताजी अगले दिन आए मेरे पास, जोर से चिल्लाए मुझ पर, तेरे तो पैर कट गए हैं, कुछ रह गया नहीं है, व्हील चेयर पर बैठो, मेरी भी बच्ची को बिगाड़ना है। तो मैं लिटरली रोने लगी कि अंकल मैंने क्या किया। उसने तो खुद ही, वो इंटरेस्टेड है तो वो कह रही है मुझसे। तो मैंने कहा कि अंकल ठीक है, तो अभी उसको बोलिए कि फिर ना करे। वो चले गए, अपनी बेटी को लेके चले गए। और मैं जब एवरेस्ट मैंने क्लाइंब किया था और उसके बाद जब मैं आई थी, बहुत दूर से अंकल, इतनी भीड़ थी कि दूर से अंकल खड़े होकर मुझे देख रहे थे और मुझे ऐसे जिप्सी पे खड़ा किया गया था। सब लोग बहुत लोग भीड़ थे, लोग छतों से फूल गिरा रहे थे, ऐसे था। तो अंकल दूर खड़े होकर देख रहे थे और उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी वो मुझसे आकर के शायद मुझे बधाई भी दे दें, वो ये भी डर था। बाद में दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद में घर आए, बोले अरुणिमा तू सही थी, शायद मैं ही गलत था, वो लड़की जो जहाँ थी वहीं रह गई, तूने जो सोचा था वो कर लिया। तो ऐसी भी सिचुएशन, एक हमारे ही परिवार के लोग ऐसे थे, जब मुझे ब्लड की ज़रूरत थी तो लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे कि हमें ब्लड की ज़रूरत, कहीं ऐसा ना हो हमें बुला लें। कुछ ऐसे थे कि एक बार कोई तो थे, माँ के ही रिलेटिव थे कोई, तो वो ऐसे कह रहे थे हम तो गमछा डाल के अपने चेहरे पे आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई कुछ पूछ ले। तो मैं तो शायद थी नहीं, तो मैंने कहा उनको भगा देना चाहिए था, क्यों आए तुम। तो ऐसी भी थी, तो बहुत दुख होता था। लेकिन जायज़ सी बात है कि जब आदमी ऐसी परिस्थितियों में रहता तो अकेले रहता है, जब अचीव कर ले तो पूरी दुनिया साथ आ जाती है। लेकिन मेरी माँ, मेरा परिवार, बछेंद्री मैम, टाटा स्टील, ऐसे कुछ लोग थे जिनकी, स्वामी विवेकानंद मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। मैं उनकी किताबें हमेशा पढ़ती रहती हूँ और उनके कोट्स हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है।
तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसी हालत में माउंटेनियरिंग करने का जो एक ख्वाब था वो कैसे मन में आया? क्योंकि लोग जब अच्छे अच्छे पैर जिनके होते हैं वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना में सोच भी नहीं सकते कि आप माउंट एवरेस्ट जाओगे, और यहाँ पर आपके पास आर्टिफिशियल लिम्ब थी और उसके बावजूद आपने सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं बल्कि 7 कॉन्टिनेंट्स के जितने भी पीक्स थे उनका आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे आए जिन्होंने आपको रोका, लेकिन अंदर से ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको हमेशा धक्का देती थी और कहती थी नहीं अरुणिमा तुम आगे बढ़ो? दिमाग में तो आया कि जब मैं हॉस्पिटल में थी उसी समय एक आर्टिकल भी आया था पेपर में, तो मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा था, वहाँ से थोड़ी ज़िंदगी चेंज हुई। बाद में जब परेशानियाँ आ रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो रोक रहे थे, लेकिन मुझे जो पुश कर रहा था वो ये था कि मेरी सबसे बड़ा कमजोरी मेरा पैर, जिसकी वजह से लोग मुझे रोक रहे थे। दूसरा था कि एक महिला है, दूसरे विकलांग हो गई है तो अब नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं। इवन मैं आपको सिर्फ एवरेस्ट तो ठीक है, लेकिन चाहे 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर अभी भी, पहले तो ठीक था, पहले तो मैं चलाती थी, लेकिन बाद में घर में ऐसे था कि भाई ने कहा नहीं नहीं तू नहीं चला पाएगी, तेरा पैर नहीं है, नहीं हो पाएगा, और मैंने कहा मैं चला लूँगी मैं। और फिर ऐसे पोर्च पे आगे पीछे करना 2 बार कर लिया, तो एक बार लास्ट टाइम तीसरी चौथी बार थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, वहाँ से सीखने को भी मिलता कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो आप। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और मैं पोर्च का जो पोल था उस पिलर पे ले जाके मैंने धड़ाम से पीछे का हिस्सा लड़ा दिया था। तो फिर उसके बाद एक बार लड़ने के बाद मैं पूरे टाइम कोई गेयर वाली किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी हो सब चला लेती हूँ मैं। तो सेम उसी तो अभी आप कार भी ड्राइव करती हैं, स्कूटर भी चलाती हैं, और आपने 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके माउंटेन्स को तो आपने क्लाइंब कर ही लिया है। लेकिन एक महिला के लिए कितना आसान होता है? आपके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर आया होगा शादी को लेकर, और समाज जैसा हमारा जो एक समाज है, इवॉल्विंग समाज है, और जिस तरह से देखा जाता है, तो सामाजिक जो परेशानियां थी उनको आपने कैसे डील किया उस समय? शादी को लेकर सही कहा आपने। हमारी घर में दादी टाइप की थी, तो उनका सबसे पहले जैसे ही मैं बाद में घर पहुंची तो मुझे सब पकड़ के लेके जा रहे थे। तो मतलब हॉस्पिटल से जब आप वापस नहीं, हॉस्पिटल से तो मैं सीधा बछेंद्री मैम के पास गई थी। अच्छा। बछेंद्री मैम के यहाँ से फिर मैं जब आई घर तो सब पकड़ के मुझे लेके अंदर जा रहे थे। तो दादी मतलब कुछ और नहीं, सबसे पहले उनके अरे अब बिटिया शादी कौन करेगा, oh my God। ये तो दादी की तरफ हमें देखे, फिर माँ की तरफ देखे, तो दादी माँ दादी को चुप कराई, कहते चुप हो जाओ। माँ ने चुप कराया उनको कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक। तो उनके साथ तो हर पल लोग बैठ करके आते थे मिलने, लोग रिलेटिव हैं, तो आप बैठ के यही बातें होती थी। तो मैंने माँ को समझाया, मतलब कह रहे ना मेरी माँ मेरी रीढ़ की हड्डी बनकर मेरे साथ रही, हर पल बोले कहने दे उसको, तू कर लेगी, देखना तुझे ज़रूरत है ना, लोग तेरे पीछे लाइन लगा देंगे, ऐसा माँ मेरी बोलती थी। और यकीन मानिए चीज़ें वही हुई जो उन्होंने कहा था। कहाँ से कहा तो देख रही थी, क्या था मुझे नहीं पता, सब चीज़ें वैसे ही होती चली गई। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा कमजोरी था, जो दिव्यांगता था, ये मेरे दिमाग में उन्होंने ही डाला कि उसको अपने गले से निकाल कर बाहर फेंक दो। जिस दिन गले से निकल कर बाहर फेंक जाएगा उस दिन अब तुम्हारी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन आज भी जो दिव्यांगों की जो कैटेगरी है, जैसे कभी आपको कैसी फीलिंग आती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें दिव्यांगों को खासकर बुलाया जाता है, और आप तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारे लोगों को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल यू आर मोटिवेटिंग। तो जब इतने सारे लोगों को मोटिवेट करने के बाद भी जो एक देखने का जो नज़रिया है वो यही है कि आप दिव्यांग हो, तो कैसी फीलिंग मन में आती है, या आप उस फीलिंग से भी अब ऊपर उठ चुकी हैं? लिटरली मैं ऊपर हो चुकी। ये उसकी सोच है, उसकी नज़र में मेरा पैर नहीं है, मेरी नज़र में मेरा आर्टिफिशियल, लोगों के नज़र में आर्टिफिशियल, लेकिन मेरा आर्टिफिशियल पैर मेरा ओरिजिनल पैर है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं अपने पैरों में इतनी क्रीम लगाती हूँ अपने पैर में कि जितने की मैं फेस में नहीं लगाती। बहुत इवन उस दूसरे पैर का, आर्टिफिशियल पैर को अच्छे से साफ करके एक बढ़िया उस पर, अभी तो मैं सोच रही हूँ उस पर अच्छी पेंटिंग भी बनाऊँ, तो इतना अच्छे से मैं साफ करके अब उसकी ना, क्योंकि उसने वही देखा है। और शायद अगर जो इंसान थोड़ा सा भी समझदार होगा वो समझेगा कि यहाँ वो थी और फिर वो निकल के यहाँ तक, तो दिव्यांगता को उसने मात दे दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ें कही कि अरुणिमा ने अभी अंटार्कटिका का जब उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अरुणिमा ने तो दिव्यांगता को मात दे करके दुनिया की सारे पीक्स को क्लाइम किया है।
तो ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कभी मानती ही नहीं, इवन सभी बच्चों को बोलती हूँ कि दिव्यांगता सिर्फ हमारे मन से होता है। जो इंसान अपने दिमाग से दिव्यांग है वो कुछ नहीं कर सकता, नॉर्मल की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर दिव्यांग मन से स्ट्रांग है तो कुछ नहीं, वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन माउंटेनियरिंग एक ऐसा पैशन है जो कि बहुत आसान नहीं है, उसमें फाइनेंशियल रोड ब्लॉक्स भी बहुत आते हैं, स्पॉन्सरशिप को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपने खुद बोला कि आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो बहुत कठिन थी, आपने बहुत स्ट्रगल किया। तो जो स्पॉन्सरशिप्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स एक आपके मन में आ सकती थी, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? कैसे आपके लिए वो दरवाज़ा खुला कि आपको स्पॉन्सरशिप्स मिली और आपने ये सपना देखा कि माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि हम बाकी पीक्स को भी स्केल करेंगे? वो कितना आसान था और कैसे इसकी शुरुआत हुई? आसान तो बिल्कुल नहीं था। माउंटेनिंग में स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेरे साथ ये था कि एक तो शायद टाटा स्टील ने मुझे देख लिया था कि इसका होना ही है। बचेंद्री मैम ने बोला कि मैं अश्योर करती हूँ आप सबको ये सबमिट करेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग देखी थी मेरी, उनके साथ में रहती थी, तो उनको एकदम उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हाँ। लेकिन फिर भी टाटा स्टील ने कहा कि हम आधा स्पॉन्सर देंगे। मैंने सीधा बोला कि आधा कहाँ से मैं लेके आऊँगी, मुझे कौन जानता है, मेरे पास है आधा भी नहीं है, अगर देना है तो पूरा दीजिए। तो अपनी बातें बेबाकी से जब मैंने उनके सामने कहा, और तो एमडी सर थे वहाँ से थोड़ा पहले कि अच्छा ठीक है पूरा ले जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रिनमा तुम अपना 100% दोगी। तो जो आपका जो पहला एक्सपीडिशन था जो माउंट एवरेस्ट का, उसमें आपके कितने पैसे लगे? कितनी पूरी जो स्पॉन्सरशिप है वो कितने ट्रेनिंग से लेकर स्पॉन्सरशिप तक, एवरेस्ट समिट तक करीब 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए? 60 लाख, हाँ। और अगर आपके पास खुद से देना होता तो वो आपके पास उस समय वो पैसा नहीं था? हाँ, नहीं, तो मेरी माँ थी इतना अच्छा कि उन्होंने कहा था घर बेच देंगे। तो ये स्थिति थी कि करना तो है, इसके बाद का फिर देखेंगे बाद में। तो लेकिन टाटा स्टील ने मुझे वो नौबत नहीं आई, टाटा स्टील ने पूरा स्पॉन्सरशिप दिया और फिर मैंने एवरेस्ट सबमिट किया। कई ऐसे पल आए, इवन टाटा स्टील ने मुझे नहीं बताया था, बाद में मुझे पता चला था कि मुझे 3 टाइम उन्होंने दिया था कि एवरेस्ट बेस कैंप अगर नहीं, एक बार हुआ, एक अटैम्प्ट में अगर नहीं सबमिट हुआ दोबारा बेस कैंप आए तो दूसरा चांस भी देंगे, तीसरा, क्योंकि उनके कई लोग ऐसे थे कि उनके यहाँ से तो एक अटैम्प्ट में नॉर्मल लोग नहीं कर पाए हैं, तो सबको यही उम्मीद था कि शायद ये भी एक अटैम्प्ट में ना कर पाए। लेकिन कई पल ऐसे आए, शायद मुझे एक अटैम्प्ट, लेकिन मुझे तो बस ये था कि बड़े मुश्किल से गोल्ड चांस आया था, अगर मैं ये गोल्ड चांस खो देती तो मेरी ज़िंदगी में शायद वो गोल्ड चांस मिलता ही नहीं। लेकिन जब 2013 का आपका माउंट एवरेस्ट का जब रिकॉर्ड टूट गया तो उसके बाद फिर ये ख्याल मैं कैसे मन में आया कि अब हमें बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी जाना है? लोग इंस्पायर हो रहे थे। यकीन मानिए, जब मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था तो सिर्फ मैंने अपने लिए किया था, मैं जो मेरा कॉन्फिडेंस था लेवल लूज़ हो चुका था, तब मैंने तय किया कि एवरेस्ट सबमिट करना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को वापस लाने के लिए। लेकिन जब लोग इंस्पायर हो रहे थे, मुझे तो यकीन पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। मैं तो अभी एवरेस्ट से नीचे आ रही थी, ट्विटर पे हर जगह पूरी आग लग चुकी थी। बचेंद्री मैम बोले तू आ तो नीचे फिर देख, यहाँ मैम बोल रही हैं और सब लोग बोल रहे हैं। और जब नीचे आए लोग इंस्पायर, लोग मिलने के लिए आते, तब तय किया मैंने, सबने सजेस्ट भी किया, तय किया कि हाँ 7 कॉन्टिनेंट्स करना है कि लोग और इंस्पायर हो। जो बडिंग माउंटेनियर्स हैं जो कि ये काम अब करना चाहते हैं, आपको देखकर बहुत सारे यंग गर्ल्स होंगी जो कि, और एम्प्यूटीज़ के लिए खासकर जो पूरे वर्ल्ड में, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी एज ए माउंटेनिंग, एज ए माउंटेनियर, जो बडिंग माउंटेनियर्स हैं और स्पेशली जो एम्प्यूटी माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी नहीं किया, हार मान ली है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, अगर आप माउंटेनिंग करना चाहते हैं तो कभी भी नेम फेम के लिए माउंटेनिंग करिएगा। माउंटेनिंग अपने दिल से, माउंटेनिंग अपना पैशन बना के करिएगा। माउंटेन में जब भी करिएगा तो हमेशा हम्बल रह के करिएगा, क्योंकि माउंटेनियरिंग में ऐसा है कि आप 7 कॉन्टिनेंट सबमिट करने वाले हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप छोटा माउंटेन सबमिट करने के लिए जाते हैं तो छोटा माउंटेन्स भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कि वो बड़ा माउंटेन्स था। आपका सिर हमेशा नीचे होगा, तभी वो माउंटेन्स आपको सबमिट करने देगा। और उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, जितना आपने इसमें अपना केयरफुली अपने रूल्स, डिसीजंस, डिसिप्लिन्स, सारी चीज़ें आपने इसमें मेंटेन की थी, उसी तरीके से उसमें मेंटेन करिएगा, तो आप बहुत अच्छा माउंटेनियर्स बनेंगे। और हमेशा कभी भी, जैसे मैंने पहले बोले, कभी भी नेम फेम पैसे के लिए आएगा सब कुछ आपके पास, लेकिन उसके लिए कभी मत करिएगा। तो ये मैं उनको ज़रूर समझाना चाहूँगी। और परिस्थितियाँ कभी कभी उनके लाइफ में ऐसी आ जाएंगी, उस जर्नी में, जिस भी माउंटेन की जर्नी में
ऐसे मान लीजिए क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस के समय परिस्थिति ऐसी आ जाती है, विंड इतनी तेज़ आ जाती है, स्नोफॉल इतनी तेज़ गिरने लगता है, स्नो इतनी तेज़ी से गिरने लगता है कि ऐसा लगेगा कि समिट नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आप रुक करके, माइंड को थोड़ा सा शांत करके आप शांति से सोचेंगे तो वो निश्चित तौर पे समिट हो। आप हड़बड़ाइए ना वहाँ पे। जब एकदम हड़बड़ा जाते हैं या फिर अपना माइंड का कॉन्शियस ही खो देंगे अगर आप, तो फिर समिट नहीं होगा। लेकिन जो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स आपने एक्सपीरियंस किए, हर कॉन्टिनेंट का क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग होता है, तो आपसे जो आपका जो अभी लेटेस्ट एंटार्क्टिका का जो एक्सपीडिशन था वो सुनना चाहेंगे। वो तो बहुत ही ठंडा इलाका है जहाँ पे कि आदमी सोच भी नहीं सकता जाने के लिए। उस इलाके में जाने के बाद आपकी क्या हालत थी? पानी ऐसे हम लोग गर्म पानी रहता था, एकदम खौलता पानी पीते, अगर एक बूंद भी गिरा आपके ऐसे जैकेट पे तो वो जम जाता था। लाइक जैसे कैंडल जब अब रहता है तो गिर के ऐसे जम जाता है, वैसे वो जम जाता है। तो उंगलियां स्वेल हो जाती थी, एकदम स्वेल, ठंड की वजह से स्वेल ब्लू पड़ने लगती थी पैर के। तो मेरा एक पैर है तो एक पैर में ठंड नहीं लगती, ये भी मेरे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। अंटार्कटिका में यूनियन ग्लेशियर है, और दूसरा है कि वहाँ पे हमेशा दिन रहता है, तो कभी कभी लोगों का जो साइकोलॉजिकल होता है, लोगों का मन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि हम थोड़े टाइम रात थोड़े टाइम दिन, सोने भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनियन ग्लेशियर में जब वहाँ पे लोग रहते तो कुछ लोग तो ऐसे पागलों जैसी हरकतें करने लगते थे कि ऐसे निकल के टाइम हो गया रात का लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, उनको पकड़ के ले आके, उनके जो इंस्ट्रक्टर रहते पकड़ के ले आके सुलाने की कोशिश करते कि आप सो जाइए, लेकिन वो सोता ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर अगले दिन की फ़्लाइट वेट करते और फिर उनको वापस भेज देते थे, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते थे। जो माउंट विंसन का जो हाइट है करीब 4095 मीटर, और 700 मीटर जो एकदम स्टीप है, और वो जो 700 से 800 मीटर है 17 घंटे मुझे लगे थे। कैन यू इमेजिन? 700-800 मीटर क्या है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, और 17 घंटे मुझे लगे थे। और मुझे नहीं, सबको 14 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे लगते हैं, मुझे 17 घंटे। लेकिन उस दौरान आपकी कभी हिम्मत भी हारी कि कैसे करूंगी, इतना ठंड है, और उस दौरान जो आपका प्रोस्थेटिक लेग है उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बहुत पेन, असहनीय दर्द होता है, लेकिन क्या है कि मेरा मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और मेरे गाइड, एक पल की बात बताऊं मैं कि ऐसे में थी और ऐसे पीक सबमिट करते हैं, यहाँ लास्ट होता है, फिर यहाँ के बाद प्लेन चलना शुरू होता है। मैं यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ तक तो विंड आ रही थी और ऐसे करके है, इस पे चल रहे, अगर इधर गिरे तो सीधा फॉल, इधर गिरे तो सीधा फॉल, इस रिच पे चलनी है। अच्छा, क्लाइंब करके जा रहे हैं। फिर यहाँ जब पहुँचे हैं, जैसे ही पहुँचे इतनी तेज़ विंड और स्नो, जैसे हमारे यहाँ धूल उड़ता है वैसे ही वहाँ स्नो उड़ के आता, और पूरा फेस में, जैकेट में, सब में भर जाता। मेरा भर गया था, मैं पतला ग्लव्स डाल के रखा था मैंने, फिर बाद में मोटा ग्लव्स मुझे पहनना पड़ा। थोड़ी देर तो मैं ऐसे पकड़ के और बैठ गई, अपोजिट साइड में विंड के बैठ गई। तो गाइड को लगा कि अरुणिमा नहीं जा पाएगी अब, तो उसने पूरा पैकअप करना शुरू किया और बोला, अरुणिमा डू यू वांट गो बैक? मैंने 1 सेकंड बिना लेट किए कांपती आवाज़ में बोला, नो आई वांट टू गो अप। मैंने एक शब्द में बोला था, और वो नीचे आकर के सबको बता रहा था। जब नीचे आ गए तो डाइनिंग टेंट था, डाइनिंग टेंट में बैठ के सबको बता रहा था। फाइनली वहाँ से चलना शुरू कर, गॉगल्स वगैरह सब लगाया। ग्लव पहनने में थोड़ी दिक्कत होती, तो एक तो मैंने पहले, दूसरा उसने पहनाया मुझे, और फिर चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद विंड केवल हमारे पैरों तक रह गई थी। पहले तो पूरा उड़ के चल रहा था, अभी सिर्फ पैरों में चल लग रहा था। और फिर हम वापस समिट तक पहुँचे हैं, समिट किया है। अभी ये लग रहा था कि समिट ये है, तो वो बोलता कि नहीं ये समिट नहीं, और वाला है। ख़त्म ही नहीं होता समिट, तो उस समय थोड़ा सा लगता है, इरिटेटिंग हो जाता है। अब इतनी सफलता हासिल करने के बाद, इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद, अब आगे का क्या पड़ाव है आपका? एक्चुअली मैं वैसे तो छोटे ये तो टेम्परेरी गोल्स हैं मेरे, अभी नेक्स्ट कुछ और है, शायद जब अक्टूबर में मैं शुरू करूँगी तो शायद आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन जो मेरा मेन गोल है कि मैं अपनी जैसी और अरुणिमा देश को दे पाऊँ। जैसे लड़कियाँ करना चाहती माउंटेनिंग, लेकिन कुछ बनाते तो हैं जोश, लेकिन बाद में वो ठंडे पड़ जाए, क्योंकि आसान नहीं, अच्छे के हौसले तोड़ देता है माउंटेनियरिंग। तो ऐसे चीज़ें मैं उनके अंदर भरना चाहती हूँ कि आप करो। दूसरा है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी दिव्यांग बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, वो बना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी पे मैं काम कर रही हूँ। अभी भी डेफ बच्चे और लोकोमोटो बच्चे ऐसे हैं जो
जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ उनको रहना खाना हॉस्टल की पूरी व्यवस्था सब चीज़ें कि उनको एक सेटअप दे पाए, क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मल लड़की को जीना बहुत मुश्किल है, तो दिव्यांगता के साथ बहुत बहुत ही ज़्यादा है। तो उनको एक सपोर्ट देना चाहती हूँ। एक इंटरनेशनल कह सकते हैं दिव्यांग एकेडमी होगी, उन बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होगा, जो करना है खुल के करो। चलिए, आपकी हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। और पिछले ऑलमोस्ट 25 मिनट से जब मैं आपकी कहानी सुन रही हूँ तो मुझे खुद एक बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो आपको हमारे राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपकी जो एक व्हाटएवर इट टेक स्पिरिट है, नेवर से डाई स्पिरिट है, उसको सिर्फ मैं सलाम कर सकती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आप इस प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू। So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for your time.